जय हिंद दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल PVVR पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम जो अपना नया वीडियो लेकर आए हैं वो NCC सर्टिफिकेट्स A, B, C और C से जुड़ा हुआ वीडियो है। जो जिन भी कैडेट्स का अभी हाल फिलहाल में ABC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सभी कैडेट्स का ये AB सर्टिफिकेट एग्ज़ाम अगले महीने होने वाला है। तो यह वीडियो आपके एग्ज़ाम को पास करने में आपकी बहुत सहायता करने वाला है, साथ ही साथ आपको NCC से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी देगा। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ड्रिल। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूं कि ड्रिल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा ही आएगा कि ड्रिल कहते किसे हैं, ड्रिल से हमें क्या फ़ायदा है, ड्रिल के उद्देश्य क्या हैं, ठीक है, ड्रिल के समय क्या बुरी आदतें होती हैं। तो उन सभी को हम उन सभी पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रिल होता क्या है। ठीक है, किसी भी काम को, किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार या उचित तरीके से करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी काम को सिस्टमेटिक या सीक्वेंशियल तरीके से करते हैं, ठीक है, ठीक, क्रमवार मतलब सीक्वेंस में हो और एक उचित तरीके से हो, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से हो। जब हम किसी भी काम को इस तरीके से करते हैं, किस में रहते हुए, डिसिप्लिन का फॉलो करते हुए करते हैं, ठीक है, तो उस काम को हम क्या कहते हैं, ड्रिल कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ड्रिल कहते किसे। किसी भी प्रोसीजर को जब हम क्रमवार या उचित तरीके से करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर का आता है ये पेपर में। अगला प्रश्न, NCC कैडेट्स को ड्रिल क्यों सिखाई जाती है। जितने भी आप सभी हैं, आप सभी के साथ ड्रिल होती होगी, परेड होती होगी, टर्नआउट आपका चेक होता होगा। टर्नआउट एक वर्ड है जो डिफेंस में यूज़ किया जाता है वेयरिंग के लिए, कि आप यूनिफॉर्म कैसे पहनते हैं। यूनिफॉर्म को पहनने के तरीके को हम क्या कहते हैं, टर्नआउट कहते हैं। ठीक है, तो NCC कैडेट्स को ये ड्रिल सिखाई क्यों जाती है, क्या पर्पस होता है। तो सबसे आपका पता होना चाहिए कि NCC का जो पर्पस क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है। ठीक है, डिसिप्लिन में लाने के लिए ड्रिल सिखाई जाती है। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है मोटो से, कि डिसिप्लिन में लाने के लिए ड्रिल सिखाई जाती है। सबसे पहला जवानों के शरीर में फुर्ती लाना, यानी कैडेट्स की बॉडी को एक्टिवेट करना, ढंग से यूनिफॉर्म पहनना सिखाना, ठीक है, कि यूनिफॉर्म को कैसे पहना जाए। उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, यानी कि आत्मबल को बढ़ाना, कैडेट्स के आत्मबल को बढ़ाना। ठीक है, मिलजुल कर प्रैक्टिस करना या किसी काम को मिलजुल कर करना। अनुशासन में रहना या रखना, ठीक है, कि डिसिप्लिन में रहें। शरीर से दिमाग के तालमेल को सुदृढ़ करना, मजबूत बनाना। ठीक है, शरीर और दिमाग का तालमेल कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी किसके काम हैं, ड्रिल के। इसीलिए NCC कैडेट्स को परेड वगैरह, ड्रिल वगैरह सिखाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता ही आता है, तो इसको आप ध्यान से देखें। चलिए आगे चलते हैं। अब ड्रिल के उद्देश्य, जैसा मैंने आपको बताया था कि ड्रिल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको पेपर में 2, 3, 5 या 1 नंबर का जरूर देखने को मिलेगा। तो इसी सीरीज में अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रिल के उद्देश्य क्या है। ठीक है, कैडेट्स में अनुशासन की भावना, सबसे पहला डिसिप्लिन। ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड है, तो डिफेंस में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को फॉलो किया जाता है, डिसिप्लिन। तो आप ये पॉइंट हर एक पॉइंट में लिख सकते हैं। ड्रेस पहनना या चलना फिरना सिखाना। ठीक है, चलना फिरना आप कहेंगे कि आता है, सभी को आता है, सभी चलते फिरते हैं, बट जो फौज का तरीका है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तेज चाल धीरे चाल, वो अलग है, जो कैडेट्स को ही सिखाया जाता है, सिविलियन को नहीं। ठीक है, मिलजुल कर कोई काम करना या हुक्म मानने की आदत डालना, यानी कि ओबेइंग ऑर्डर। ठीक है, ओबेइंग बनाना। ठीक है, कमांडर का रोल यानी कि लीडर का रोल सिखाना, उनको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना। ठीक है, फुर्ती तथा आत्मबल का विकास करना। ठीक है, और ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। ठीक है, डिसिप्लिन का जो फाउंडेशन है उसे किसे माना जाता है, ड्रिल को माना जाता है। दोनों ही क्वेश्चन सेम है जो हमने पिछला किया है, और ये भी पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, तो आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार NCC ABC सर्टिफिकेट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये प्रश्न 5 नंबर का पेपर में आता ही आता है हर सर्टिफिकेट में, कि ड्रिल में कौन कौन सी बुरी आदतें हैं। तो आपको पता होगा कि जब भी आप परेड करते हैं तो आपको टोका जाता है कि हिलो मत, ठीक है, बातें मत करो, ठीक है, कमांड को ध्यान से सुनो, वर्दी को अच्छी तरह पहन के आओ, ठीक है, प्रॉपर लाइन या फाइल में खड़े हो। तो ये सारी
चीज़ें हैं, तो जो जो आपने सुना है वही आपको याद रखना है कि अनावश्यक हरकत करना, अनावश्यक मतलब जो आपको ऑर्डर नहीं मिला आप उस काम को कर रहे हैं। आँखों को घुमाना या बॉडी की मूवमेंट, अननेसेसरी मूवमेंट, पाँव को घसीट कर चलना, ठीक है, एड़ियों को टकराना और बूट में उंगलियों को हरकत देना, ठीक है, कमांड को फॉलो ना करना, कमांड को ना सुनना, ठीक है, ये सारी इसी की बुरी आदतें हैं ड्रिल की। किसकी? ड्रिल की, ठीक है। यूनिफॉर्म यानी कि टर्न आउट प्रॉपर ना होना, ठीक है, ये भी, ठीक, समय पर ना आना, ठीक है, पंक्चुअलिटी, ये सारी चीज़ें ड्रिल की बुरी आदतें हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कुछ कैडेट्स लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। चलिए, सावधान की स्थिति में देखने वाली बातें, ठीक। जब आप सावधान पोजीशन में खड़े होते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो शरीर एकदम सीधा होना चाहिए, स्थिर मतलब हिलना नहीं चाहिए, पर अकड़ा हुआ ना हो, ठीक है। कुछ कैडेट्स टाइट कर लेते हैं तो वो अकड़ा हुआ शरीर नहीं होना चाहिए। सीधा मतलब सीधा होना चाहिए, बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए, ठीक है। सिर ऊपर की तरफ, इसके अंदर कहा जाता है चेस्ट अप, लुक अप, चिन अप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो यही आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सिर ऊपर की तरफ, सामने की तरफ, आंखें एकदम सामने और स्थिर, क्योंकि स्थिर का मतलब है मूवमेंट नहीं करनी, जैसे मैंने ड्रिल की बुरी आदतों में बताया आपको, ठीक। और थोड़ी यानी कि चिन, ये गलत लिख हो गया, थोड़ी, ठीक है, सीधी, ठीक है, गर्दन सीधी, ठीक, और कॉलर को टच करते हुए, ठीक है, सामने देखना है बिल्कुल, ठीक है, और कंधे बिल्कुल सीधे और खिंचे हुए, ठीक। तो ये क्या है, सावधान की स्थिति में देखने वाली बातें हैं। और भी है, सीना उठा हुआ हो यानी कि चेस्ट अप हो, दोनों हाथ शरीर के साथ पैंट की सिलाई के पीछे सटे हुए हों। हमेशा कहा जाता है जब भी आप सावधान पोजीशन में होते हैं तो आपके जो दोनों हाथ होते हैं वो पैंट की सिलाई के साथ होने चाहिए, ठीक है। कोहनी सीधी होनी चाहिए, उंगलियां आधी मुट्ठी बंद हो, ठीक है, घुटने सीधे हो, नी बेंड नहीं होने चाहिए, ठीक है, नी बेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। शरीर का वजन दोनों पाँव पर समान हो, ठीक है, जो आपकी बॉडी का वेट है वो दोनों पैरों पर इक्वल होना चाहिए। दोनों एड़ी मिली हुई और पंजे परस्पर 30 डिग्री के कोण को बनाते हुए हों। ये जो आपके दोनों एड़ी और पंजे का जो कोण होना चाहिए वो 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये एक नंबर में ये भी आ जाता है कि सावधान की पोजीशन में, ठीक है, पंजों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। चलिए, ड्रिल की 5 हरकतें, यहाँ हमने 6 लिखी हैं तो 5 आ जाती हैं, ठीक है। सावधान, विश्राम, आराम से, ठीक है, दाहिने मुड़, बाएं मुड़, पीछे मुड़, तो ये ड्रिल की मूवमेंट्स हैं, हरकतें हैं। आपको ये आप हमेशा करते हैं परेड के समय, तो आपको लिखने में इसको मुश्किल नहीं आने वाली है, फिर भी मैंने कहा चलो इम्पोर्टेंट है, आ जाता है तो ऐड करिए। लाइन तोड़, अब 2 वर्ड हम हमेशा सुनते हैं, ठीक है, फॉल आउट और विसर्जन, ठीक है। तो ये देखते हैं, लाइन तोड़ परेड की समाप्ति ना होकर एक विराम है, ठीक है। ये लाइन तोड़ का मतलब क्या होता है कि परेड अभी आपके जो परेड है वो ख़त्म नहीं हुई है, आपको सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए आराम दिया गया है, ठीक है। लाइन तोड़ के आदेश पर दाहिने मुड़ते हैं और लाइन तोड़ करते हैं, ठीक है। राइट टर्न किया, लाइन तोड़ कर दिया, इसमें सैल्यूट नहीं दिया जाता है, कहीं कहीं दिया भी जाता है, ठीक है। जनरली सैल्यूट नहीं दिया जाता, तथा लाइन तोड़ने वाले कैडेट्स अपने परेड का स्थान या मार्च की लाइन को नहीं छोड़ते हैं, तो वो परेड ग्राउंड को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। जिस जगह पर परेड हो रही है वो वहीं रहेंगे, बस उस जगह से थोड़ी दूर जाके वो रेस्ट करते हैं, ठीक है। ये है लाइन तोड़। अब चलते हैं विसर्जन, ठीक है। ये इन दोनों में हमेशा डिफरेंस आ जाता है कि क्या फ़र्क होता है लाइन तोड़ और विसर्जन में। तो विसर्जन की जैसा कि विराम, ये आराम नहीं है, ठीक है। इसमें परेड के ख़त्म होने का ऑर्डर है कि अब परेड ख़त्म हो चुकी है, आपको वापस परेड में शामिल नहीं होना है, विसर्जन, ठीक है। विसर्जन के आदेश पर दाहिने मुड़ के सैल्यूट करते हैं, ठीक है। वहाँ मैंने बताया कि दाहिने मुड़ के सैल्यूट नहीं करते हैं, पर इसमें विसर्जन के आदेश पर दाहिने मुड़ते हैं, सैल्यूट करते हैं, फिर 2-3 कदम सीधे चलकर लाइन तोड़ करते हैं और परेड ग्राउंड को तेज़ी से छोड़ देते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, लाइन तोड़ में परेड ग्राउंड को नहीं छोड़ते हैं, लाइन तोड़ में, विसर्जन में परेड ग्राउंड को छोड़ देते हैं, तेज़ी से भागकर पैदल नहीं चलते, ठीक है।
उसमें दाहिने मुड़ के सल्यूट नहीं दिया जाता, यहाँ सल्यूट दिया जाता है। वो सिर्फ आराम है और ये परेड की समाप्ति है। ठीक है, चलिए नेशनल सल्यूट किसे दिया जाता है, क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग को भारत के राष्ट्रपति को और राज्यों के राज्यपाल को, इन 3 लोगों को नेशनल सल्यूट दिया जाता है। ठीक, चलिए एनसीसी कैडेट को शस्त्र प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है, शस्त्र प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वेपन एक ऐसी चीज़ है जिससे सभी को डर लगता है। ठीक है, जिन जिन सिविलियंस ने कभी वेपन को हाथ नहीं लगाया, जब वो वेपन को हाथ लगाते हैं तो उनको डर लगता है। तो उस डर को निकालने के लिए कैडेट के मन से जो डर होता है राइफल के प्रति, उसको निकालने के लिए एनसीसी कैडेट्स को शस्त्र प्रशिक्षण दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है आपको ये भी बता देता हूँ कि एनसीसी को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी कभी भी यूटिलाइजेशन की जा सकती है शॉर्टेज को पूरा करने के लिए आर्मी के। तो इनको इमरजेंसी के समय अगर इनको वेपन की नॉलेज होगी तो उनको वेपन से डर नहीं लगेगा और वो अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। सॉरी, चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आते हैं। 7.622 mm LMG, LMG की फुल फॉर्म होती है लाइट मशीन गन। ठीक है, लाइट मशीन गन एब्रीवेशन में भी आ जाती है। ठीक है, इसकी कारगन रेंज यानी कि इफ़ेक्टिव रेंज कितनी है, 0.22 का, और इसका इफ़ेक्टिव रेंज ज़रूर आता है। ठीक है, ज़्यादातर 0.22 का आता है इफ़ेक्टिव रेंज कितनी है, 500 गज। ठीक है, कितनी है इफेक्टिव रेंज, 500 यार्ड। ठीक, 7.62 mm। ठीक, SLR का कारगन रेंज कितना होता है, 300 गज। SLR की फुल फॉर्म होती है सेल्फ लोडिंग राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल। ठीक है, इसकी जो कारगन रेंज होती है 300 गज। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि इसका कैलिबर कितना होता है, तो यही इनका कैलिबर होता है 7.62 mm। LMG की मैगजीन में राउंड भरे जाते हैं। वैसे तो हम LMG की मैगजीन में 30 राउंड भर सकते हैं, पर 28 ही भरे जाते हैं। ठीक है, 7.62 mm SLR राइफल का वजन कितना होता है, तो इसका जो वेट होता है 4.4 kg होता है। ठीक है, 0.22 राइफल का वजन, 0.22 राइफल से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि इसका इफ़ेक्टिव रेंज क्या है। ठीक है, मैक्सिमम रेंज क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो इस राइफल का वज़न होता है वो 6 पाउंड और 2 आउंस होता है। ठीक है, 6 पाउंड 2 आउंस होता है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं फिल इन द ब्लैंक्स वो आते ही आते हैं पेपर में, तो आपको ये सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स आना चाहिए। अब 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैथमेटिकल। तो 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 0.454 kg 1 पाउंड के अंदर वेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर कई बार 1 आउंस के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो 1 आउंस के अंदर 0.028 kg वेट होता है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, कई बार शॉर्ट एब्रिविएशन में SLR LMG आ जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा निशाना लगाने के सिद्धांत लिखो, मतलब अगर आपको फायरिंग करनी है, ठीक है, तो उस फायरिंग करने के क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो आपको उन प्रिंसिपल को याद करने का आसान सा तरीका है हैट। ठीक है, हैट मीन्स H होल्डिंग यानी स्ट्रॉन्ग होल्ड। ठीक है, एमिंग, गुड एमिंग, ट्रिगर ऑपरेशन। ठीक है, तो राइफल पर अच्छी और मजबूत पकड़ यानी कि स्ट्रॉन्ग होल्ड। ठीक है, सही नज़र, लक्ष्य पर सही नज़र यानी कि गुड एमिंग, और सही तरह ट्रिगर दबाना यानी कि ट्रिगर ऑपरेशन। तो ये अच्छा निशाना लगाने के सिद्धांत हैं यानी कि प्रिंसिपल हैं हैट। शॉर्ट फॉर्म में इसको हैट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। फुल फॉर्म्स मैं अभी आपको बता के हटाऊँ कि फुल फॉर्म्स कई बार बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। ठीक है, आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं कुछ। SLR सेल्फ लोडिंग राइफल, अभी मैं आपको बता के हटाऊँ कि जो SLR की जो लेंथ होती है, सॉरी जो फुल फॉर्म होती है वो सेल्फ लोडिंग राइफल होती है। LMG लाइट मशीन गन, इंसास इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम,
CQB क्लोज क्वार्टर बैटल, MPI मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, और भी आता है बैटल क्राफ्ट, ठीक है, BC बैटल क्राफ्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। एक आता है WTLO होल टाइम लेडी ऑफिसर, ठीक है, होल टाइम लेडी ऑफिसर, ठीक। एक आता है GCI गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, ठीक है। एक आता है HI हवलदार इंस्ट्रक्टर, ठीक। एक टर्म आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, PI स्टाफ, जो कैडेट्स हैं ANO इनका इस्तेमाल करते हैं, तो परमानेंट इंस्ट्रक्टर फुल फॉर्म होती है इसकी। जो कैडेट्स को बटालियन की तरफ से ट्रेनिंग देने के लिए जो हवलदार आते हैं या जो भी सिपाही आता है उसको परमानेंट इंस्ट्रक्टर कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। साइट अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइट अलाइनमेंट कहते किसे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फायरर की आंख अपर्चर के मध्य से फोर साइड टिप को एक लाइन में मिलाने की कार्रवाई को साइट अलाइनमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब इसको मैं एक आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाना चाहूँगा, ठीक है। ये फायरर है, ठीक है, फायरर है, ठीक। फायरर एक जब वेपन में एक चीज़ होती है रियर साइड टिप कहते हैं, सॉरी रियर साइड कहते हैं, ठीक है। रियर साइड में एक यू करके बना होता है, एक फोर साइड टिप होती है, फोर साइड टिप होती है, ठीक है। जो यहाँ पर अपर्चर लिखा है ना, अपर्चर, ये अपर्चर रियर साइड टिप ही है, ठीक है। तो जब इसको एक लाइन में लेके आता है, ये आँख से ये सेंटर को होते हुए फोर साइड टिप को जब एक लाइन में लेके आते हैं सीधी लाइन के अंदर, तो उसको हम साइट अलाइनमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? साइट अलाइनमेंट कहा जाता है, ठीक। किस किस को? अभी मैंने टारगेट की बात नहीं की। फोर साइड टिप, वेपन में एक फोर साइड टिप होती है, एक रियर साइड टिप होती है, और फायरर की आंख, ये जो यू बना हुआ है इसके सेंटर से होते हुए जब फायरर फोर साइड टिप को एक लाइन में लेकर आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइट अलाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। और एक आती है साइड पिक्चर, ठीक है। अब साइड पिक्चर भी बता देता हूँ। जब इसी फोर साइड टिप से होते हुए जब हम टारगेट के सेंटर में एक इमेजनरी लाइन बनाते हैं, ठीक है, इमेजनरी लाइन बनाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? साइड पिक्चर। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। साइड अलाइनमेंट क्या हुआ? रियर साइड टिप, फोर साइड टिप और फायरर की आंख, जब वो तीनों में एक इमेजनरी सीधी लाइन बनती है उसको हम कहते हैं साइड अलाइनमेंट, ठीक है। और जब उसी लाइन को, इमेजनरी लाइन को टारगेट के सेंटर से मिला दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं साइड पिक्चर। फायरर की आंख, बैक साइड अपर्चर, फोर साइड टिप और पॉइंट ऑफ एम। पॉइंट ऑफ एम मतलब ये जो टारगेट का जो सेंटर वाला पोर्शन है इसको पॉइंट ऑफ एम कहा जाता है। जब हम इसको एक फर्जी मतलब इमेजनरी लाइन बनाते हैं, इमेजनरी और स्ट्रेट लाइन, ये दोनों वर्ड याद रखने हैं आपको। इमेजनरी सीधी लाइन बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? साइड पिक्चर कहते हैं। चलिए, रिक्त स्थान फिर से जो इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स मिलते रहे मैं करता गया ऐड। MPI मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। इंसास राइफल का सामान्य दर मतलब राउंड पर मिनट क्या है? 60 राउंड, ठीक है। इंसास का पूरा नाम इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। 5.56 mm का कैलिबर कितना होता है मैंने आपको बताया था पीछे भी, तो जो उसके mm में जो नंबर दिया गया है वही किसी उस वेपन का क्या होता है? कैलिबर होता है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय एकता किसे कहते हैं? इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन 5 नंबर में बहुत बार आ जाता है पेपर में, ठीक है। राष्ट्रीय एकता एक क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ठीक है, और एक भावना है जो राष्ट्र अथवा देश के लोगों के बीच में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है, ठीक है। लोगों के बीच में जो भाईचारे की जो भावना है, ब्रदरहुड की, ठीक है, और देश के प्रति जो प्यार है, उस भावना को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय एकता कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर हमें हमारे मन में हमारे देश के प्रति प्यार है और लोगों के प्रति
भाईचारे की भावना है तो क्या है, राष्ट्रीय एकता है। ठीक है, इसलिए क्या कहा है, एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें कौन सी भावना, राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा, मतलब एक देश के जो लोग हैं उनके बीच में जो ब्रदरहुड है, ठीक है, और देश के प्रति जो प्रेम है, उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय एकता कहते हैं। चलिए, अब राष्ट्रीय एकता में बाधा डालने वाला तत्व, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय एकता नहीं होने दे रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में बार बार आ जाता है, बहुत बार आता है। ठीक है, तो भाषा, आप सोचेंगे भाषा कैसे, आपको पता है हम लोग लड़ते रहते हैं भाषा के पीछे, एक दूसरी भाषा को पसंद नहीं करते, वैरायटी ऑफ भाषाएं हैं। तो भाषा है, कास्टिज्म हो गया, ठीक है, जातिवाद बहुत है, ठीक है, जातिवाद है, इलिटरेसी अनपढ़ता और निरक्षरता है, ठीक है, कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता है, रीजनलिज्म है, क्षेत्रवाद है, मतलब एक क्षेत्र के लोग दूसरों को पसंद नहीं करते हैं, एक्सट्रीमिज्म है, और सोशल डिस्पैरिटी मतलब सामाजिक असमानता, इनइक्वालिटी। ये सारे जो वर्ड हैं, ठीक है, इनको एक्सप्लेन करने बैठे तो पूरा दिन निकल जाएगा, तो इसीलिए ये वर्ड आपको याद रखने हैं कि भाषा हो गई, क्षेत्रवाद हो गया, कास्टिज्म हो गया, ठीक है, इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है, निरक्षरता, अनपढ़ता, गरीबी, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, राष्ट्रीय एकता में बाधा डालने वाले तत्व हैं। चलिए, तो ये था आज का हमारा वीडियो। प्यारे बच्चों, प्यारे कैडेट्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो इस शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो हम अगले नए वीडियो में आपको फिर से जल्दी एनसीसी के लिए कि हम नया वीडियो लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।